गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण। सांगरिया पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछली कक्षा में अपन ने पढ़ा था नियोजन का आशय क्या होता है, उसके बाद में अपन ने पढ़ा था उसकी महत्व के बारे में चर्चा की थी, उसके बाद में अपन ने कुछ सीमा देखी थी। मतलब कुल मिला के आप कह सकते हो अपन ने नियोजन का अर्थ, लाभ, दोष अपन ने सब देख लिया था। आज बात करते हैं नियोजन की प्रक्रिया के बारे में। प्रक्रिया का मीनिंग क्या होता है? स्टेप बाय स्टेप। यदि कोई काम कर रहे हो तुम उसको स्टेप बाय स्टेप करोगे तो वो आपका क्या कहलाया जाएगा? प्रक्रिया कहलाया जाएगा। और नियोजन क्या होता है आपको पता है, भविष्य में झांकना, आपको क्या करना है और कैसे करना है। ठीक है, इसका सवाल एग्जाम में बनता ही है, लिख के ले लो कि इसका एग्जाम में सवाल बनेगा। क्योंकि जब मैं भी बच्चा था तो इसका सवाल आया था मेरे समय, तो मुझे लगता है कि इस बार भी ये सवाल आ सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले नियोजन प्रक्रिया पूछेगा कि नियोजन प्रक्रिया से आप क्या समझते हो, उसको सविस्तार पूर्वक बताइए। इसके अंदर कौन कौन से स्टेप होते हैं उनको सविस्तार पूर्वक आपको डिटेल में चर्चा करनी पड़ेगी। छोटे में भी बन सकता है, बड़े में भी बन सकता है, और ज्यादातर ये बड़े में क्वेश्चन बनता है। तो नियोजन प्रक्रिया जैसे ही आपको लिखा है तो सबसे पहले जाते तुम क्या करो, नियोजन का जो आशय पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि नियोजन में सबसे पहले यह निश्चित किया जाता है कि भविष्य में आपको क्या करना है और कैसे करना है। फिर थोड़ा सा और अपन ने लिखा था क्या कि नियोजन से आशय संस्था के जो उद्देश्य होते हैं उसको पहले तुम क्या कर दो, निर्धारित कर दो। उसको प्राप्त करने के लिए आप क्या कर रहे हो, एक कार्य विधि को विकसित कर रहे हो। ये जाते तुम सबसे पहले ये लिख दोगे नियोजन का आशय, तो एक नंबर वो बंदा जो कॉपी चेक करेगा तो वो समझ जाएगा कि बच्चे को पता तो है नियोजन का मीनिंग क्या होता है, तो एक नंबर, 1.5 नंबर तो वो दे ही देगा। फिर बात करते हैं प्रक्रिया की। सबसे पहले आपको क्या काम करना है, नियोजन प्रक्रिया में जाते ही सबसे पहले नियोजन की आशय जो होता है वो लिख देना है। अब है नियोजन प्रक्रिया। नियोजन प्रक्रिया के अंदर कुछ स्टेप दे रखे होते हैं, उन स्टेप की अपन चर्चा करते हैं। स्टेप भी देखना ध्यान से, स्टेप को आप पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा ये दे रखा है, उसको वैसे ही लिखना है। ऐसे नहीं कि पहला जो पॉइंट था वो चौथा पॉइंट बन जाता है, चौथा या आप तीसरा कर लेते हो तो इससे जो आंसर होगा आपका पूरा रिजेक्ट कर दिया जाएगा बेटा। क्योंकि प्रक्रिया पूछा तो प्रक्रिया में स्टेप बाय स्टेप ही होगा। महत्व में तुम ऊपर नीचे पॉइंट कर सकते हो, पहला पॉइंट याद नहीं तो दूसरा पहले लिख सकते हो, तीसरा बाद में, दोष में लिख सकते हो, पर प्रक्रिया के अंदर आपको क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप। पहला पॉइंट जैसे किताब में दे रखा है वही का वही एग्जाम में पहला पॉइंट होना चाहिए। दूसरा जो पॉइंट दे रखा है किताब में वैसा का वैसा आपका दूसरा पॉइंट वहां पर भी होना चाहिए। ठीक है, आज बात करते हैं प्रक्रिया में पहला पॉइंट आता है आपका, प्रक्रिया में पहला पॉइंट है उद्देश्य का निर्धारण। पहला जो पॉइंट कह रहा है उद्देश्य का निर्धारण। यदि ध्यान से आपने आशय पढ़ा होगा उसमें लिखा था संस्था के जो उद्देश्य होते पहले क्या करते हो, निश्चित कर लेते हो, निर्धारित कर लेते हो। तो वो पॉइंट पढ़ा था। तो पहला प्रक्रिया का स्टेप क्या हो गया आपका, उद्देश्य का निर्धारण करना। कोई भी संस्था होगी उसके कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव होंगे, वो ऑब्जेक्टिव एक दूसरे के से क्या हो सकते हैं, थोड़े भिन्न हो सकते हैं। साथ ही इसमें क्या होता है, अलग अलग डिपार्टमेंट के ऑब्जेक्टिव अलग होंगे, कर्मचारियों के ऑब्जेक्टिव, पूरी संस्था जो है जिस ऑब्जेक्टिव के लिए काम कर रही है उसके ऑब्जेक्टिव है, तो सबके अलग अलग उस ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करने के लिए वो उद्देश्य बनाते हैं। और ये जो ऑब्जेक्टिव होते हैं आप सभी जितने भी वहां काम करने वाले कर्मचारी उनको बता दो कि संस्था किस मोटिव के लिए आई है, उसका पर्पस क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके बेस पे आपको ये सब काम करना। फिर वो अपने अकॉर्डिंग क्या करेंगे, प्लानिंग करने लग जाएंगे। तो आप सभी कर्मचारी को पहले से ही बता दो कि अपन इस ऑब्जेक्टिव के लिए आए हैं, इस ऑब्जेक्टिव को पूरा करना है। तो पहला आपका स्टेप बन जाता है उद्देश्य का निर्धारण करने का, कि आपका पर्पस क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। सबसे पहले दिमाग में आप वो सेट कर लो, लिख लो। फिर उसके बाद में जब मैनेजर जो होते हैं, मैनेजर भी क्या करते हैं, इस ऑब्जेक्टिव का निर्धारण करने के लिए हेल्प करते हैं, अपने सुझाव देते हैं, अपने व्यू देते हैं कि इस तरह से ऑब्जेक्टिव होने चाहिए, इसको ऐसे करना चाहिए, वैसे करना, वो अपना सलाह मशुरा भी देते हैं। तो पहला स्टेप प्लानिंग का कह रखा है क्या, उद्देश्य का निर्धारण। सबसे पहले जब भी प्लानिंग का कोई भी बोलेगा कि मुझे प्लानिंग करनी तो आपके दिमाग में सबसे पहले आना चाहिए ऑब्जेक्टिव। जैसे एक एग्जांपल है, मान लेते हैं मुझे सबसे पहले क्या है, मैरिड में आना है, कक्षा 12वीं में मुझे क्या है, टॉपर बनना है, मैरिड में आना है। मेरा एक टारगेट है मैरिड में आना है कि मुझे कितने परसेंटेज बनाना है, 100%, इतने तो मुझे बनानी है, मुझे मैरिड में आना है कैसे ही करके। तो मैंने सबसे पहले क्या डिसाइड किया है, ऑब्जेक्टिव निर्धारित कर दिया क्या, कि मुझे मैरिड में आना है, ये मेरा ऑब्जेक्टिव है। प्रक्रिया में प्लानिंग करूंगा तो प्लानिंग से पहले मेरा स्टेप क्या बन गया, मैंने अपना ऑब्जेक्टिव क्या कर दिया, निर्धारित कर लिया। अब दूसरा स्टेप की बात करता हूं। दूसरा स्टेप होता है आपका विकासशील
आधार, विकासशील आधार। अब इसमें क्या कह रहा है, आपने जो ऑब्जेक्टिव तय किया है उसके बाद में दूसरा आपका बन जाता है विकासशील आधार, मतलब उसका बेस, आधार जिसको कह सकते हैं, पूर्व अवधारणा जिसको कहा जाता है, वो आधार हो जाता है। क्योंकि क्या होता है, जैसे मान लो मैंने ऑब्जेक्टिव तय किया है कि मुझे मैरिड में आना है, तो ये मैं सोचूंगा ना कि सच में मैं मैरिड में आऊंगा ही नहीं, ये संभव है या नहीं, तो पहले दिमाग में वो थिंकिंग रहेगी ना मेरे दिमाग में कि हाँ ये संभव है, इसको मैं प्राप्त कर सकता हूं, मुश्किल कुछ भी नहीं। यदि आप ऑब्जेक्टिव तैयार कर रहे हो क्या कि आसमान से तारे तोड़कर लाना, ये बताओ पॉसिबल है या नहीं है? नहीं है, आसमान से कोई भी बंदा तारे तोड़कर नहीं ला सकता, ये पॉसिबल नहीं है। तो आपका जो ऑब्जेक्टिव तैयार किया गया है, जिसको आपने पहले सेटअप किया है, उसके बाद में आप देखोगे ये ऑब्जेक्टिव कहां तक खरा उतरता है, मतलब प्राप्त करने योग्य है या नहीं है। उसके बारे में आप क्या बनाओगे, पूर्व धारणाएं बनाओगे। जो पूर्व धारणा आपकी बनी है वही आपका क्या कहलाएगा, आधार कहलाएगा, मतलब आपका बेस तैयार होगा। ठीक है, उसके बाद में दे रखा है इसके अंदर कि जब आप ये बेस तैयार करते हो, मान लो एक एग्जांपल देता हूं, मान लो कोई कंपनी है, वो कह रही है बिजनेस शुरू करना चाहती है, उसका ऑब्जेक्टिव है कि मुझे हर साल कितने का प्रॉफिट हो, 10% 20% का प्रॉफिट हो। तो जब ये प्रॉफिट उसका आधार बनेगा कि हाँ हर साल मुझे 20% प्रॉफिट होना चाहिए, तो वो ध्यान रखेगी, क्या क्या चीजें ध्यान रखेगी आधार पे कि हाँ ये पॉसिबल है या नहीं। सबसे पहले वो ध्यान रखेगी सरकारी नीतियों की, कि सरकार की कौन कौन सी नीतियां अभी चेंज हुई है या नहीं हुई है, उस पे ये खरा उतरता है या नहीं मेरा ऑब्जेक्टिव। दूसरा कर दर, तीसरा ब्याज दर, इसको दिमाग में रखते हुए मेरा वो बेस तैयार होगा। मेरा जो पर्पस है, ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट कमाने का, तो मैं देखूंगा ये ऑब्जेक्टिव मेरी सरकारी नीतियों पे खरा उतरता है या नहीं। फिर कर दो, मतलब टैक्स की रेट अभी क्या चल रही है वो भी ध्यान में रखूंगा। इंटरेस्ट यदि लोन लेता हूं उसकी रेट क्या चल रही है, उसको ध्यान में रखते हुए मैं मेरा ऑब्जेक्टिव का बेस तैयार कर रहा हूं। क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव अच्छी तरह से तैयार होगा, जब भी जाके आपका क्या हो जाएगा, आधार बन पाएगा बेटा। ठीक है ना। तो हमेशा सोच समझ करके आपको क्या करना है, विकासशील आधार बनाना है, बेस तैयार करना है कि हाँ ये मेरा जो ऑब्जेक्टिव है मैरिड में आने वाला, ये मेरा सफल हो सकता है क्योंकि ये संभव है। यदि कुछ और ही ऑब्जेक्टिव बनाए जो आप कल्पना ही नहीं कर सकते, तो वो आपका तैयार होगा ही नहीं, क्योंकि वो पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। तो आप बेस तैयार कर देना, इसको ध्यान में रखते हुए। तीसरा आपका स्टेप आता है कार्यवाही वैकल्पिक की पहचान। कार्यवाही वैकल्पिक की पहचान। अब ये क्या कह रहा है, अब इस ऑब्जेक्टिव का बेस भी तैयार हो गया, ऑब्जेक्टिव भी निर्धारित हो गए। अब इस ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करने की कौन कौन सी लिस्ट होगी, वो तुम क्या लिखोगे कागज पे। जैसे मान लो मैंने सबसे पहले उदाहरण दिया था कि मुझे मैरिड में आना है, मैंने ऑब्जेक्टिव तय कर लिया, उसका आधार भी बन गया कि हाँ पॉसिबल है मैरिड में आ सकते हैं। तो उसके बाद में मेरी पहचान होगी वैकल्पिक। अब मैरिड में आने के लिए मैं क्या क्या मेरे पास ऑप्शन होंगे वो मैं पहचान करूंगा। जैसे मैं सबसे पहले टाइम टेबल बनाऊंगा। दूसरा टाइम टेबल बनने के बाद मैं ये देखूंगा कि मैं किससे पढ़ाई कर सकता हूँ, यूट्यूब से पढ़ सकता हूँ या कोई कोचिंग है वहां से पढ़ सकता हूँ या सेल्फ स्टडी। ये मेरे पास 4-5 मेरे वो बने होंगे क्या ऑप्शन, वो उसकी मैं लिस्ट बना दूंगा। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ऑब्जेक्टिव निर्धारित हो गया, मैरिड में आना, बेस भी तैयार हो गया कि हाँ कंफर्म है मैरिड में आ सकते हैं क्योंकि ये पॉसिबल। फिर इसके लिए मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन दे रखे होंगे। वैकल्पिक का अर्थ होता है विकल्प, ऑप्शन दे रखे होंगे। जिस काम को करने के लिए, कार्रवाई मतलब इसको पूरा करने के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शन दे रखे होंगे, उसकी एक कागज पर लिस्ट लिखोगे। जैसे मैरिड में आने के लिए मुझे पढ़ाई करनी होगी, तो पढ़ाई मैं कहां कहां से कर सकता हूं, मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन है, उसकी मैं लिस्ट बना रहा हूं। सबसे पहले मैं यूट्यूब से पढ़ सकता हूं, दूसरा सेल्फ स्टडी कर सकता हूं, तीसरा कोई कोचिंग हो वो कर सकता हूं, चौथा मेरा ऑप्शन होगा मैं ग्रुप स्टडी कर सकता हूं। ये मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन है, मैंने उसको क्या कर दिया, लिस्ट बना दी। ये आपको इसके बाद में थर्ड पॉइंट आपको क्या करना पड़ता है, ये लिखना पड़ता है। आपके उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आपके पास कौन कौन से ऑप्शन है, उस ऑप्शनों की आप क्या करोगे, पहचान करोगे, लिस्ट बनाओगे, ढूंढोगे कि हाँ इससे भी प्राप्त हो सकता है, इससे भी प्राप्त हो सकता है, इससे भी मुझे प्राप्त हो सकता है, मेरा ऑब्जेक्टिव इससे भी प्राप्त हो, उसकी आप एक कागज पर लिस्ट बना देना। ये स्टेप हो जाता है। उसके बाद में आपका स्टेप आता है चौथा, विकल्पों का मूल्यांकन।
अब विकल्पों का मूल्यांकन, आपने लिस्ट तैयार कर दी कि मैं किस तरीके से मेरिट में आ सकता हूं, मेरे ऑब्जेक्टिव को मैं किस तरीके से प्राप्त कर सकता हूं। बहुत सारे ऑप्शन जो दे रखे थे मैंने लिस्ट बना दी, ठीक है। अब बाद में आता है मूल्यांकन। अब मैं क्या करूंगा, जो लिस्ट तैयार हुई है मेरे ऑप्शन की कि ये ऑप्शन है, तो उसके मैं लाभ और गुण देखूंगा। लाभ और गुण मतलब इसके कौन कौन से विकल्पों के गुण और अवगुण को देखूंगा, अवगुण देखूंगा कि बहुत सारी लिस्ट बनी हुई है इस ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करने के लिए, इसमें कौन सी कमी है और इसमें कौन से लाभ है वो मायने रखेंगे। जैसे मैंने एग्जांपल वही चलता रहेगा जो मैंने शुरुआत में दिया है कि मुझे मेरिट में आना है, मेरा ऑब्जेक्टिव तैयार हो गया, निर्धारण कर लिया, फिर ये भी मेरा डिसाइड हो गया, ये ऑब्जेक्टिव प्राप्त करना मेरा क्या आधार बना दिया, प्राप्त करना आसान है, बेस संभव है। फिर उसके बाद में कार्रवाई के लिए मैंने लिस्ट बनाई थी। कौन सी लिस्ट बनाई थी कि मैं यूट्यूब से पढ़ सकता हूं, सेल्फ स्टडी कर सकता हूं, ग्रुप स्टडी कर सकता हूं और भी जो चीज कोचिंग में जा सकता हूं, मतलब ये 4-5 की मैंने लिस्ट बना दी। अब मैं क्या करूंगा, उन सब में कंपैरिजन करूंगा। कैसे, मान लो ये इसके लाभ होंगे, यूट्यूब से पढ़ने के फायदे कौन से होंगे, नुकसान कौन से होंगे, वो मैं कागज पे लिखूंगा। सेल्फ स्टडी करने के कौन से फायदे होंगे, कौन से नुकसान होंगे, वो मैं लिखूंगा। फिर उसके बाद में दे रखा है ग्रुप स्टडी करने के कौन से फायदे होते हैं, कौन से नुकसान होते हैं, वो देखूंगा। कोचिंग में पढ़ने का कौन सा नुकसान हो सकता है, कौन से फायदे हो सकते हैं, उसकी मैं क्या करूंगा, लिस्ट बना दूंगा। उसका भी मैं कंपैरिजन करूंगा, गुण और गुण को देखूंगा। बहुत सारे मेरे ऑप्शन लगे हैं, उन ऑप्शन में लाभ गुण कौन कौन से होंगे वो मैं इस टॉपिक में क्या करूंगा, इस पॉइंट में मैं क्लियर करूंगा। ये भी पॉइंट समझ में आ गया, मैंने पूरा दिमाग में सेटअप कर दिया। यूट्यूब से पढ़ने के क्या फायदे हैं, नुकसान कौन से हैं, सेल्फ स्टडी के कौन से फायदे, वो मैं एक कागज पे लिखता रहूंगा कि ठीक है ये सब चीजें मैंने देख ली, इसके लाभ गुण, इसके लाभ गुण, इसके लाभ गुण। अब बात करते हैं इसके आगे वाले पॉइंट की। 5वां पॉइंट दे रखा है विकल्पों का चयन। अब आपके पास पता चल गया, मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, उस ऑप्शन के मुझे गुण अवगुण भी पता चल गया। अब बारी आएगी चयन की। अब बहुत सारे ऑप्शन थे, उसमें से अब मैं क्या करूंगा, चुनाव करूंगा, चयन करूंगा, सिलेक्शन करूंगा। बहुत सारे ऑप्शन के मुझे पता चल गया कि यूट्यूब से पढ़ने के क्या फायदे घाटे, ये भी पता चल गया। मैंने कहा यूट्यूब से पढ़ने का फायदा ये होगा कि आसानी से मुझे कोई भी टॉपिक होगा मैं यूट्यूब से देख लूंगा, पर नुकसान क्या होगा, इसमें मेरा डेटा ज्यादा जाएगा, मेरी आंखें भी कमजोर हो जाएगी, तो यूट्यूब में कैंसिल कर दूंगा। दूसरा मेरा होगा सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी में क्या होगा, कुछ टॉपिक समझ में नहीं आया तो मैं क्या किसकी मदद लूंगा, ये भी मेरे नुकसान फायदे घाटा हो गया कि हाँ ये भी हो सकता है। सेल्फ स्टडी से फायदा ये है कि मुझे अकेले में पढ़ने में ज्यादा एकाग्रता मिलेगी। ग्रुप स्टडी में क्या होगा, उसके मुझे फायदे डिसाइड हो जाएंगे कि हाँ ग्रुप स्टडी में बातें होगी, पढ़ाई तो होगी नहीं, पर फायदा क्या होगा, यदि कोई टॉपिक समझ में नहीं आए तो मेरे दोस्त हेल्प कर देंगे। तो मैंने सबका कंपैरिजन किया, उसमें से बेस्ट में छाटूंगा। क्या बेस्ट में, मुझे जहां तक लगता है मैं तो देखूंगा यूट्यूब से, क्योंकि यूट्यूब से अपन लाइट को थोड़ा कम करके भी देख सकते हैं, तो आंखों की रोशनी बच जाएगी और बहुत सारे वीडियो होंगे, उस वीडियो में मुझे जो समझ में आता है मैं वो पॉइंट जो होता है वो क्लियर कर दूंगा कि ये वाला मेरा समझ में आता है, मैं उसको सब्सक्राइब कर दूंगा। तो मेरा बेस्ट ऑप्शन कौन सा रहेगा, यूट्यूब वाला, कि मुझे मेरिट में आना है तो मैं यूट्यूब की मदद लेके पढ़ सकता हूँ। बहुत सारे वीडियो होंगे उसको मैं क्लियर कर सकता हूँ। ये हो गया मेरा क्या, उसमें मैं देखूंगा जो सबसे कम रेट का हो, सबसे खर्चीला कम हो, वो मेरे लिए क्या रहेगा, बेस्ट ऑप्शन रहेगा। जो ऑब्जेक्टिव है आपको प्राप्त करना है तो उसके बाद में आपका चयन करना जरूरी होगा कि कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेस्ट रहेगा। ठीक है, मुझे लग रहा है कि मैं क्या करूंगा, यूट्यूब से देख लूंगा जितना हो सके, क्योंकि इसमें बहुत सारे वीडियो होंगे, मेरे लिए फायदेमंद है और मेरे मेरिट में आ सकता हूँ। कोई भी टॉपिक नहीं होगा, यूट्यूब पे सर्च किया सब सारे टॉपिक आएंगे, जो मुझे अच्छा लगेगा मैं वो करूंगा। ये भी मेरा चयन का हो गया। फिर उसके बाद में आपका दे रखा है 6वां पॉइंट, योजना को लागू करना। लागू करना, अब सब चीजें हो गई, उद्देश्य भी बन गया, उसका आधार भी मैंने बना दिया, बहुत सारे विकल्प ऑप्शन होते हैं उसको भी मैंने पहचान कर ली, फिर उनके बीच में कंपैरिजन भी कर लिया, उसमें से मैंने बेस्ट एक ऑप्शन होता है उसको मैंने निकाल दिया। अब मेरा काम आगे क्या होगा, उसको लागू करना। जो मुझे मेरिट में आना है, उस मेरिट में आने के लिए अब मैंने टाइम टेबल जो बनाया उसके अकॉर्डिंग अब मैं क्या करूंगा, पढ़ाई शुरू कर दूंगा।
पूरी आसानी से पढ़ाई, क्योंकि मैंने डिसाइड कर लिया यूट्यूब से पढ़ना है, तो मेरा टाइम टेबल सेट किया होगा, उसके बेस पे मैं क्या करूंगा, शुरू कर दूंगा, योजना को लागू कर दूंगा। जो मैंने प्लानिंग शुरू की है ना, अब मैं उसको क्या करूंगा, बैठ करके पढ़ूंगा, आराम से लिखूंगा कि हाँ ये चीजें मुझे करनी है, ये चीजें हैं, वो आसानी से बैठ करके मेरिट में आने की तैयारी शुरू कर दूंगा। मैं मेरी इसमें क्या शुरू हो जाएगी, तैयारी प्लानिंग के हिसाब से। फिर सातवां आपका पॉइंट आता है अनुवर्तन। अनुवर्तन का अर्थ होता है आपकी जो प्लानिंग की हुई है, फिर आप एक्चुअल जो कर रहे हो, उनके बीच में आप क्या कर रहे हो, कंपैरिजन, कि इसके अनुसार हो रहा है या नहीं हो रहा, चेक करोगे, जांचोगे। जैसे मैंने बनाया था कि मुझे मेरिट में आना है, मेरिट में इतने % लाने हैं, सब चीजें करनी है, और जो मैंने प्लानिंग बनाई थी यूट्यूब से पढ़ा, तो मेरे घर वाले भी देखेंगे सच में ये यूट्यूब से पढ़ाई कर रहा है या केवल मौज मस्ती वाले यूट्यूब के वीडियो देख रहा है, एंटरटेनमेंट डांस वांस का देख रहा है। यूट्यूब से मेरे पापा चेक करेंगे कि तूने मुझे बोला था यूट्यूब से पढ़ाई करूंगा, तो यूट्यूब से पढ़ाई के तेरे पास जो ऑप्शन है वो तू देख, पढ़ाई के ही वीडियो देख। तो मेरे ये क्या करे, पापा कंपैरिजन करे, चेक कर रहे आके। तो उसी प्रकार बड़ी बड़ी जो संस्थाएं होती है वो क्या करती है, प्लानिंग के अकॉर्डिंग काम हो रहा है या नहीं, वो चेक करती है कि मेरे अकॉर्डिंग जो मैंने प्लानिंग की है तुम उसके अकॉर्डिंग काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। नहीं कर रहे हो तो उसमें सुधार किया जाएगा कि आपने इस तरह से काम नहीं कर रहे हो, क्योंकि मैंने ये पॉइंट आपको दिया था, आप कुछ अलग तरीके से काम कर रहे हो। मैंने जो प्लानिंग बनाई थी आप उस बेस पे प्लानिंग के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहे हो। इसमें क्या की जाएगी, जांच की जाएगी, जांच की जाती है, जांच पड़ताल आप बोल सकते हो। जो आपकी प्लानिंग बनी हुई है, ऑब्जेक्टिव बना हुआ है, उस ऑब्जेक्टिव के तहत आप उसके अकॉर्डिंग काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, वो जांच पड़ताल इसके अंदर कही जाएगी। कुल मिला के देखें तो नियोजन की प्रक्रिया में सबसे पहले आप क्या लिखोगे, नियोजन की प्रक्रिया में नियोजन का मीनिंग जाके लिख देना, कुछ नंबर मिल जाएंगे। फिर प्रक्रिया के कुल 7 पॉइंट है, और 7 पॉइंट मैं फिर से कह रहा हूं कि 7 पॉइंट ऐसे के ऐसे ही लिखने हैं। पहला पॉइंट ये है तो पहला पॉइंट ही आपको यही लिखना है, ऐसे नहीं कि पहले को तुम चौथा बनाए, चौथे को पहला, तो पूरा आपका वो सवाल होगा ना एग्जाम में काट देगा। चाहे आप पॉइंट लिख के आए, ऊपर नीचे लिख के आए हो ना, उसके लिए कोई मायने नहीं रखेगा, तो सीधा वो काट देगा। तो पहला पॉइंट उद्देश्य का निर्धारण है, तो उद्देश्य का निर्धारण ही लिखना है कि इसके अंदर क्या बताया गया कि सबसे पहले जब भी प्लानिंग करो तो पहले आप एक ऑब्जेक्टिव तय कर लो, उस ऑब्जेक्टिव के थ्रू ही आप क्या बनाओगे, प्लानिंग बनाओगे। दूसरा दे रखा है विकासशील आधार। अब जो आपका ऑब्जेक्टिव, अब आप सोचोगे ऑब्जेक्टिव प्राप्त करना संभव है या नहीं संभव है, उसके लिए पहले से पूरा अवधारणा बनाओगे दिमाग में कि हाँ ये प्राप्त हो सकता है, मुमकिन नहीं है, तो आप उसके आधार पर क्या कर सकते हो, अपना बेस तैयार हो जाएगा, ठीक है मेरा ऑब्जेक्टिव प्राप्त हो सकता है। फिर उसके बाद में कार्रवाई वैकल्पिक की पहचान। अब उस ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करने के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होंगे, ठीक है, उन ऑप्शन की आप क्या करोगे, एक लिस्ट बनाओगे कि इस तरीके से मैं ऑब्जेक्टिव को प्राप्त कर सकता हूं, इस तरीके, उसकी कागज पे आपने लिस्ट बना दी। फिर उसके बाद में विकल्पों का मूल्यांकन, लिस्ट बन गई, अब सब में कंपैरिजन करोगे कि अच्छा इसके क्या लाभ गुण है, इसके क्या लाभ गुण है, इसके क्या लाभ गुण है, इसके सबके आपने क्या किया, कंपैरिजन किया, सबके लाभ गुण आपने क्या लिख दिए कागज पे। फिर उसके बाद में विकल्प का आप चयन करोगे, सबके आपके लाभ गुण पता चल गए, तो आपको जो अच्छा लगे, जो कम कीमत पे हो, कम सस्ती रेट पे हो, बहुत सुविधाजनक हो, जिसमें सबसे ज्यादा अवगुण ना हो, आप वो क्या करोगे, बेस्ट ऑप्शन का चुनाव कर लोगे कि ठीक है मेरे लिए ये फायदेमंद रहेगा। फिर है योजना को लागू करना, सब चीजें सेटल हो गई, फिर आप क्या करोगे, उसके अनुसार काम शुरू कर दोगे, तैयारी शुरू कर दोगे, काम जो भी ऑब्जेक्टिव है उसको प्राप्त करने के लिए आपकी क्या होगी, कार्रवाई शुरू हो जाएगी, काम करने लग जाओगे आप। फिर उसके बाद में सातवां पर अनुवर्तन दे रखा है कि आपने जो प्लानिंग कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग काम कर रहे हो नहीं, वो जांच पड़ताल होगी। प्लानिंग क्या थी, काम क्या कर रहे हो, तो फिर वो आपका ऑब्जेक्टिव प्राप्ति नहीं होगा, तो इस वजह से इसमें क्या किया जाता है, जांच पड़ताल की जाती है, देखा जाता है क्या आपके उसके अनुसार आप प्लानिंग कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, वो चेक किया जाएगा। तो ये नियोजन के कुछ प्रक्रिया दे रखी थी, इसको आपको क्रम वाइज ही लिखना है, क्योंकि प्रक्रिया का अर्थ स्टेप बाय स्टेप होता है, क्रम वाइज आपको लिखना है। अब बात करते हैं इसके प्रकार की, इसके कुछ प्रकार दे रखे हैं, उसमें से आज केवल 2 प्रकार की बात कर लेते हैं, अगली जब क्लास होगी तो उसके और भी कुछ प्रकार हैं, उसकी अपन डिटेल में चर्चा करेंगे। प्रकार, योजना के प्रकार,
अब योजना मतलब प्लान के कुछ टाइप्स दे रखे होते हैं। कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के होते हैं। पहले देख लेते हैं एक तरह से। पहला दे रखा है एकल प्रयोग योजना, एकल प्रयोग योजना, और दूसरा दे रखा होगा आपका स्थायी योजना। अब एकल प्रयोग का मीनिंग देखते हैं क्या होता है। एकल मतलब एक बार, प्रयोग मतलब यूज में लेना। जो प्लान एक बार ही उपयोग में आता है या एक बार ही आप क्या करते हो उसको बनाते हो, वो आपका कौन सा प्लान कहलाया जाएगा? एकल प्रयोग योजना कहलाई जाएगी। जैसे मान लो कुछ प्रॉब्लम आ गई, उस प्रॉब्लम के लिए आपने क्या किया? प्लानिंग की या प्लान बनाया। वो प्लान उसी प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए बनाया। अब की बार जब कोई प्रॉब्लम आएगी तो वैसे की वैसी नहीं आएगी, कुछ अलग आएगी। तो आपने पहले क्या जो बनाया था प्लान, वो यूज कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। जो प्लान एक बार ही उपयोग में आए, जो योजना एक बार ही प्रयोग में आए, वह क्या कहलाएगा? एकल प्रयोग योजना कहलाया जाएगा। क्योंकि प्लान किससे रिलेटेड है? भविष्य से। मतलब भविष्य में यदि आप कुछ प्रॉब्लम आ जाती है तो आप उसके लिए एक बार कुछ प्लान बनाते हो, वो एक बार ही प्रयोग होगी। भविष्य में वापस उसको क्या कर सकते हो? हर जो प्रॉब्लम आएगी उसको रिपीट नहीं कर सकते हर बार, ठीक है। और इसकी अवधि जो होती है, या तो कोई एक दिन के लिए प्लान बनाता है, कोई बनाता है सप्ताह भर के लिए कोई प्लान बनाता है, कोई महीने भर के लिए प्लान बनाता है, ठीक है। महीने भर के लिए भी प्लान बन सकते हैं। कोई एक प्लान एक दिन के लिए बना रहा है, मतलब ये प्रॉब्लम एक दिन की है तो उसके बेस पे उसने एक दिन का क्या बना दिया? प्लान बना दिया। जैसे ही वो एक दिन की प्रॉब्लम सोल्यूशन खत्म, प्लान भी वही दी एंड। इसको वापस भविष्य में आप इसको उपयोग नहीं करोगे, क्योंकि भविष्य में प्रॉब्लम जो आती है वो सब तरह थोड़ी बहुत उसमें चेंजिंग होते हैं। फिर उसके बाद में इसके अंदर दे रखा है, इसके अंदर क्या क्या शामिल किया जाता है। इसमें आप बजट शामिल करते हो, प्रोग्राम शामिल करते हो और प्रोजेक्ट शामिल करते हो। इसमें कुछ चीजें दे रखी है, इसको अपन डिटेल में पढ़ेंगे। जो इस प्लान का ही भाग है, ये जो बजट, प्रोग्राम और प्रोजेक्ट दे रखा है, वो आगे जब आएगा टॉपिक, उसके अंदर डिटेल में इसकी चर्चा पढ़ेंगे। इसमें क्या क्या शामिल किया जाता है? बजट, प्रोग्राम और प्रोजेक्ट। अब है स्थायी योजना। स्थायी योजना क्या होती है? ऐसा प्लान जो क्या हो? रिपीट होता रहे। मतलब एक बार आपने यूज किया तो दूसरी बार कोई प्रॉब्लम आए तो आप वही प्लान वापस क्या कर सकते हो? यूज कर सकते हो। मतलब पुनरावृत्ति हो सकती है, पुनरावृत्ति जो कितनी बार ही रिपीट हो सकता है। मतलब कोई प्लान बनाया, कोई प्रॉब्लम आई तो आपने एक बार यूज किया, दूसरी बार भी वही होगा, तो आप रिपीट करते जा रहे हो उस प्लान को, इस योजना को। क्योंकि जो प्रॉब्लम आ रही है वो वैसी की वैसी आ रही है, तो आप रिपीट करते जा रहे हो कि इसमें भी यही लग जाएगा। तो ये आपकी कौन सी हो जाएगी? रिपीटेड, मतलब पुनरावृत्ति योजना हो जाएगी, जो क्या होती है? जिसमें प्लान जो होता है रिपीट होता रहता है। फिर इसमें अपन क्या शामिल करते हैं? इसमें अपन शामिल करते हैं नीति, विधि, प्रक्रिया और नियम। मतलब इसके भी आगे जब टाइप्स और पढ़ेंगे उसमें पूरी डिटेल में चर्चा करेंगे कि नीति क्या होती है, विधि क्या होती है, प्रक्रिया क्या होती है, नियम क्या होते हैं। उसके आगे जब नेक्स्ट टॉपिक आएगा तो उसमें डिटेल में अपन चर्चा करेंगे। तो कुल मिला के पूछेगा एग्जाम में, योजना के प्रकार कितने होते हैं बताएगा। 2 तरह के, एकल प्रयोग योजना और स्थायी योजना। और ये जो प्लान होते हैं इसके अन्य भी दे रखे होंगे, वो आगे डिटेल में पढ़ेंगे। इसको अंतर की तरह से पूछ सकता है, डिफरेंस की तरह से, कि एकल प्रयोग योजना क्या होती है। पहला मीनिंग लिख देना कि वैसा प्लान जो क्या हो एक बार ही उपयोग में आए, वो एकल योजना प्लान कहलाता है। फिर ये कितनी अवधि के लिए होता है? ये होता है एक दिन के लिए, ये सप्ताह, महीने के लिए या बजट के लिए होता है। फिर इसमें क्या क्या शामिल किया जाता है, मतलब एग्जाम्पल कौन से हो सकते हैं? इसमें अपन बजट शामिल करते हैं, प्रोग्राम शामिल करते हैं और प्रोजेक्ट शामिल करते हैं। फिर इधर आ जाएंगे कि स्थायी योजना क्या होती है, जिसमें प्लान क्या हो? रिपीट होता रहता है, उसको क्या बोलेंगे? स्थायी योजना बोलेंगे। इसमें क्या क्या शामिल किया जाता है? नीति, विधि, प्रक्रिया, नियम, इसमें ये शामिल किया जाता है। कुल मिला के इसको 2 भागों में बांटा था। इसको डिफरेंस वे में भी पूछ सकते हैं और थ्योरिकल वे में भी पूछ सकते हैं। एक 2 नंबर का वो पूछ सकता है सवाल, और इसमें से बनता भी है इसका क्वेश्चन।
फिर साथ ही इसको एक एग्जांपल के थ्रू बता सकता हूं। मेरे पास कोई प्रिंटर की मशीन थी, प्रिंटर की मशीन क्या हो गई, खराब हो गई, तो मुझे क्या करना पड़ा, उसमें से कागज निकालता हूं, फिर वापस प्रिंटर के लिए वो कागज अटैच करता हूं, फिर वापस कोई कस्टमर आया, फिर प्रिंटर की मशीन खराब हो गई, फिर मुझे पता है कि इसको मैं कागज को निकालूंगा, फिर वापस इसको सही करूंगा, फिर कोई कस्टमर आया, तो ये मैं क्या कर रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं। मुझे पता है प्रिंटर की मशीन खराब हो रखी है, इसको कैसे हल किया जाएगा, कैसे इसको हटाया जाएगा, तो मैं कितनी बार उठ करके ये कर रहा हूं अपना प्लान, 10 बार, 15 बार, 20 बार, कि जितनी बार कस्टमर आएंगे मुझे उसमें से पन्ना निकालना होगा, अटैच करना होगा। तो ये आपका कौन सा प्लान कहलाता है, स्थायी योजना प्लान। जब कोई प्रॉब्लम आती है, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने के लिए आप कोई प्लान बना रहे हो, प्लान भी क्या रिपीट होता रहेगा, इसको आप यूज कर सकते हो। इसको कौन सा प्लान बोलेंगे, स्थायी योजना प्लान। और एकल प्रयोग योजना, कोई प्रॉब्लम आए उसमें केवल एक बार ही आप इस प्लान को यूज कर सकते हो, हर बार वो प्लान आपका काम नहीं करेगा। यदि आपने वो मेथड यूज कर लिया, प्लान यूज कर लिया, तो वो क्या हो जाएगा, असफल हो जाएगा। तो आज की जो क्लास थी उसमें अपन ने पढ़ लिया नियोजन प्रक्रिया के बारे में और पढ़ा योजना के कुछ प्रकार के बारे में। धन्यवाद।